हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कारगिल में। तो अभी लद्दाख के कारगिल जिले में एक जगह है चिटकन, वहीं पे ये खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अच्छा, हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। देखो, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधाकृष्ण माथुर। और अभी आपको याद होगा लद्दाख से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लद्दाख की जो तसुकर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला। इस तरह से भारत की 42वीं रामसर साइट बनी है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहां पे होना है? ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होना है 11 फरवरी से। और 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये आपके हरियाणा में होंगे। और अभी इसमें 4 नए गेम्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से वो गेम है? एक तो है गटका जिसका संबंध पंजाब से है, एक कलारी पयट्टू है जिसका संबंध केरल से है, एक थांग ता है जिसका संबंध मणिपुर से है, और मल्लखंब इसका संबंध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है से है। मध्य प्रदेश का तो ये राजकीय खेल है। इस प्रश्न से सिंपल सा याद रखो, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पे किया गया? कारगिल में। फिर है पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा क्लेयर पोलोसाक। तो ऑस्ट्रेलिया की है ये क्लेयर पोलोसाक, जो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। अच्छा, चौथे अंपायर का काम क्या होता है बताया था मैंने आपको। जैसे अंपायरों के लिए मैदान पर ड्रिंक ले जाना, नई गेंद लेकर के आना, लाइट मीटर में बैटरी चेक करना, लंच के दौरान पिच की जांच करना। और ये चौथा एम्पायर थर्ड एम्पायर की जगह भी एम्पायरिंग कर सकता है। बाकी बाला देवी यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी। मारा गोमेज ये अर्जेंटीना से हैं। फुटबॉल खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी। और शाइन सोनी मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता था इन्होंने। फिर है किसने इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा आर कौशिक। तो अभी वरिष्ठ क्रिकेट लेखक हैं ये आर कौशिक, और इन्होंने ही लिखी है ये बुक जिसका नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो बुक है ये भारत के पिछले 12 टूर की कहानी बयां करती है। बाकी वजाहत हबीबुल्लाह माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक लिखी। जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेथ डिफाइन द बुद्धा नाम की बुक लिखी। और डॉक्टर शिवथानु पिल्लई 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नाम की बुक लिखी। फिर है एलन बर्गेस का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? क्रिकेट से। तो ये प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर थे एलन बर्गेस, जिनका अभी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और इनके निधन के बाद भारत के रघुनाथ चंदोरकर ये सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के जीवित क्रिकेटर बन गए। तो ये नाम भी ध्यान रखना। फिर है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो इसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट होगा, जो कहां बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और किस बांध पे पूछ लिया जाए तो ओमकारेश्वर बांध जलाशय पर यह बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। फिर है हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री जो हैं वहां के नवीन पटनायक, उन्होंने अभी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए देश में अपनी तरह का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया। और इसी के साथ उन्होंने उड़ीसा फायर सर्विस का एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जिसका नाम है अग्निशम सेवा। आपको याद होगा भारत का अभी पहला टायर पार्क बना कहां पे? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पे खुला? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला स्पेस पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा? केरल में, केरल के तिरुअनंतपुरम में। अच्छा, फिर बताओ विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? याद रखना, गुजरात में। फिर हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा सांची, मध्य प्रदेश में। तो बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में अभी केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जम्बू द्वीप पर यह बुद्धिस्ट थीम पार्क का निर्माण किया गया।
और ये देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है, ये आपको याद रखना है। तो इस पार्क में पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि आप जानते हो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ यूपी में दिया था। और आखिरी उपदेश दिया था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको कराए। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी देश का पहला शहद प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई, गुजरात के आनंद जिले में। आपको पता है ये भारत का पहला प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई थी पायलट बेसिस पे नोएडा में। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, गोवा में। फिर है एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख किसे चुना गया, तो आंसर होगा करण बाजवा को। तो गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख चुना है। आपको बता दूं वर्तमान में करण बाजवा ये भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने थे। पंकज मित्तल ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। और संजीव बनर्जी ये तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। अच्छा बताओ, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। सीईओ इसके सुंदर पिचाई है। अभी आपको याद होगा आईसीआईसीआई पहला बैंक बना था फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला, तो वो पॉइंट भी याद रखना। फिर है हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बना, तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये भारत का पहला सहकारी बैंक बन गया है, जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया है। इसका हेडक्वार्टर सहारनपुर यूपी में है। एमडी/सीईओ सुवीर कुमार गुप्ता है। फिर है हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी कौन बने, तो आंसर होगा अभिषेक यादव। तो भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं अभिषेक यादव, जिनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, लेकिन इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। अभी संजय कपूर का नाम आपने सुना होगा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने। ज्ञानेंद्र निगोंगबाम ये मणिपुर से हैं, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। और नीतल नारंग इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फिर है हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन बने हैं, तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार पॉल। सोमालिया जिसकी कैपिटल मोगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्रधानमंत्री है मोहम्मद हुसैन रोबल। बाकी पूजा देवी तो आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने। फिर है हाल ही में किसने राइट अंडर अवर नोज नाम का उपन्यास लिखा, तो आंसर होगा आर गिरिधरन ने। तो अभी आरबीआई के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर हैं ये आर गिरिधरन, और इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है राइट अंडर अवर नोज। बाकी विनय कुमार सिंह ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स नाम की बुक को लिखा था। अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक लिखा। और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना अ बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक लिखी। फिर किसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सुधांशु धूलिया को। तो इनका नाम अब आपको याद रखना है, असम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं ये। बाकी पंकज मित्तल अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। संजीव बनर्जी ये तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। और राघवेंद्र सिंह चौहान तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के बने थे। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हिमा कौली अभी लेटेस्ट हैं, ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ये नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना हाईकोर्ट की। बाकी जेके माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और अभी मध्य प्रदेश के कौन बने थे, मोहम्मद रफीक ये अभी तक उड़ीसा में थे और अब उड़ीसा में नए चीफ जस्टिस बन गए एस मुरलीधर। और एक और नाम याद रख लो, अरूप कुमार गोस्वामी का, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। और हाँ गाइस, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। और चलिए आज हम इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी रखते हैं। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 5000 लाइक, ओनली 5000 लाइक्स। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो,
अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करो। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर क्लिक करिए, ताकि अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन को क्लिक करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी अमेरिकी सेना के पहले CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कौन बन गए? तो आंसर होगा राज अय्यर। तो भारतीय मूल के हैं ये अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर, और इन्हीं को अमेरिकी सेना का पहला CIO यानी कि मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि भारतीय मूल के है ना ये, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पर्पज से। बाकी संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। सोमा मंडल अभी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फिर है हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर शीला केनी को। तो अभी श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं ये डॉक्टर शीला केनी, और इन्हीं को अभी 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। इसमें विजेता को 50,000 रुपए की राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करेंगे तो ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी, और आप जानते हो इन्हीं के जन्मदिन को हम इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं। कब? 12 मई को। ये भी आपको याद रखना है। बाकी डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 मिला था इनको। हेमंत कुमार अभी DRDO ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, को याद रखना। फिर है हाल ही में दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो इस योजना में उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और अगर दिव्यांग दंपति में से युवक विकलांग हो जाता है तो उसे राज्य सरकार के द्वारा 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी, और अगर युवती विकलांग हो जाती है तो उसे 20,000 रुपए की मदद दी जाएगी। अच्छा, इसी से लिंक करके एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी उड़ीसा सरकार ने कहा है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है तो उड़ीसा की सरकार उसे 2.5 लाख रुपए देगी। देखो, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात है ना, कैपिटल इसकी लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ आपका निर्वाचन क्षेत्र है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर है किस राज्य सरकार ने M पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है ना N बीरेन सिंह, उन्होंने राज्य में पेंशनर्स के लिए ये M पेंशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। एक्चुअली में क्या होता है, हर 6 महीने में हर पेंशनर को ट्रेजरी ऑफिस जाकर के अपना फोटो अपडेट कराना पड़ता है। तो अब उन्हें ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन के थ्रू ही इसे अपडेट कर सकेंगे। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, N बीरेन सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गए, और नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है। फिर है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर कौन बन गए? तो आंसर होगा मार्कस रैशफोर्ड। तो अभी हाल ही में जारी CIES फुटबॉल की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मार्कस रैशफोर्ड है, ये दुनिया के सबसे वैल्यूएबल फुटबॉलर बन गए हैं। पहले नंबर पे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड हैं, जिनकी ट्रांसफर वैल्यू है 1490 करोड़ रुपए। और इस लिस्ट में लियोनल मेसी 97 नंबर पर है। बाकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये तो टॉप 100 से बाहर हो गए। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए। अभी जैसे सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम, उस पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर वाले ये पहले व्यक्ति बने। अभी इन्हें सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इन्हें अभी ग्लोबल फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉप पे रहा जापान। तो इस बार भी जापान ही इसमें टॉप पे रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। शक्तिशाली से मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है ना, तो आप सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकोगे। मतलब आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे जापान है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है। भारत इसमें 85 नंबर पर है, यानी कि भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 58 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो। भारत और तजाकिस्तान इन दोनों देशों को 85 नंबर पे रखा है।
तो याद रखना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 आया। टॉप पे रहा जापान और भारत 85 नंबर पे रहा। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन और यासुहिदे सुगी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। फिर है हाल ही में दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल ट्रेन कहां से कहां शुरू हुई? तो आंसर होगा न्यू रेवाड़ी से न्यू किशनगढ़। तो अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के पहले चरण के तहत हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से अजमेर के न्यू किशनगढ़ मदार तक बने 306 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर यह ट्रेन चलाई गई। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब हो गया जिसमें केवल मालगाड़ियां ही चलेगी, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी इनमें, तो इससे इनकी स्पीड बढ़ेगी। और अभी इस कॉरिडोर पर दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर ये चलाई गई। कहां से कहां चली? तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक। और इस टोटल ट्रैक की लंबाई मैंने आपको बताई 306 किलोमीटर है। और इस ट्रेन में 90 बोगियां थी जिन पे 435 ट्रकों के बराबर का माल लादा गया। तो ये 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको याद रखना। बाकी देखो अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। और अभी मोदी जी ने ही भारत की 100वीं किसान रेल का भी उद्घाटन किया, जो चल रही है कहां से कहां? पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। और पहली कहां से कहां चली थी? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, एक्चुअली आ चुका है ये प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताओ, तो जॉन मथाई है। और अभी नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बन गए सुनीत शर्मा। इनसे पहले विनोद कुमार यादव थे और अभी उनका नाम भी वैसे न्यूज में था, उनको इंजीनियरिंग अवार्ड भी मिला था। फिर हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जनवरी को, जिसे एनआरआई डे भी कहते हैं। इस बार ही हमने 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जिसकी थीम थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं तो आप जानते हो, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। देखो ये तो हो गया प्रवासी भारतीय दिवस जो हम 9 जनवरी को मनाते हैं। एक इंटरनेशनल माइग्रेशन डे भी होता है जो हम 18 दिसंबर को मनाते हैं, तो वो भी ध्यान रखो। फिर किस राज्य सरकार ने बसेरा योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उन्होंने दिया दी लोहड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी माह को तो बालिकाओं को समर्पित किया और उन्होंने हाई स्कूल्स और कॉलेजों की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की भी घोषणा की। इसके अलावा झुग्गी वासियों के लिए उन्होंने बसेरा नाम की योजना को शुरू किया। और अभी पंजाब के जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं भरत भूषण आशु, उन्होंने ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये जो पोर्टल है ये उपभोक्ताओं को व्यापारियों द्वारा होने वाले शोषण से बचाने के लिए है। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। फिर अभी विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। कौन सी? एयर इंडिया एक्सप्रेस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोच्चि केरल में है। तो ये आप याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। फिर अभी हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, नाम बताओ उनका? माधव सिंह सोलंकी। तो अभी गुजरात के पूर्व मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और अभी इनका निधन हो गया। इनका नाम था माधव सिंह सोलंकी। बाकी आपको बताऊं अभी सत्या पोल, ये जाने माने भारतीय फैशन डिजाइनर थे। इन्होंने 1980 में भारत में पहली साड़ी बुटीक एल अफेरे को शुरू किया था। बाकी चित्रा घोष तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी और प्रख्यात शिक्षाविद थी ये चित्रा घोष, जिनका भी अभी निधन हो गया। फिर देश का पहला स्की पार्क ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनेगा। तो इस परियोजना के तहत कुफरी क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। बाकी हमने पढ़ा था देश का पहला फायर पार्क बनेगा उड़ीसा में, और उत्तराखंड में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनेगा, और देश का पहला लिथियम रिफाइनरी पार्क बनेगा गुजरात में। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं जयराम रमेश और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, और चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी। फिर किस राज्य सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए इस योजना को शुरू किया।
जैसे बात करें अगर अरुंधति योजना की, तो गरीब ब्राह्मण दुल्हनों को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। जबकि मैत्री योजना, इसमें क्या होगा, तो इस योजना में पुजारियों से शादी करने वाली ब्राह्मण महिलाओं को 3 लाख रुपए का निश्चित गारंटी बॉन्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, अरुंधति से आपको कुछ याद आना चाहिए। असम सरकार की अरुंधति स्वर्ण योजना याद आती है आपको, जिसमें गरीब परिवार की बेटियों को शादी के वक्त 10 ग्राम सोना दिया जाता है। और देखो, अरुंधति से एक नाम भी मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति का नाम है अरुंधति रॉय, सुना होगा आपने जरूर। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। ये बुक लिखी है अरुंधति रॉय ने। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक कर करके याद रखोगे तो चीजें याद रखने में बड़ी आसानी होती है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। तो अभी बंधन बैंक ने भारतीय सेना के जवानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ये शौर्य सैलरी अकाउंट को शुरू किया है। तो इसमें उनके सेविंग अकाउंट खोले जाएंगे और ये जो अकाउंट होंगे ये जीरो बैलेंस अकाउंट होंगे, यानी कि इसमें कोई मेंटेन चार्ज आपका नहीं लगेगा। और इन अकाउंट का नाम क्या रखा गया? शौर्य सैलरी अकाउंट। तो इन अकाउंट के माध्यम से सेना के जवानों को कई सुविधाएं दी जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, अभी आपको याद होगा भारतीय सेना ने अभी सैन्य वेतन पैकेज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी समझौता किया था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया इनने। देखो, बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। एमडी सीओ चंद्रशेखर घोष हैं। चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा। इसकी टैगलाइन होती है, आपका भला सबकी भलाई। प्रश्न है कि किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने ही शुरू किया है इस कृषि संजीवनी वैन को। अब ये क्या करेगी? तो ये जो कृषि संजीवनी वैन है ये गांव-गांव में जाएगी और वहां पे किसानों की जो जमीन है उस पर जो मिट्टी है उसको चेक करेगी, मृदा परीक्षण करने का काम करेगी कि मिट्टी में कोई कीड़े तो नहीं है। पानी वगैरह को भी ये चेक करेगी कि पानी में कोई कीड़े तो नहीं है, और अगर कीड़े हैं तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए, कौन सा कीटनाशक यूज किया जाए, ये सब किसानों को बताएगी। तो इसका नाम है कृषि संजीवनी वैन, जो कि कर्नाटक ने शुरू की है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए बीएस येदियुरप्पा और वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अभी कर्नाटक से 2 रेलवे स्टेशन के नाम याद रखना जो जिनके नाम चेंज हो गए। एक तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया, और हावेरी रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, उसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा के नाम पे कर दिया गया। ये भी याद रखो। फिर है विश्व हिंदी दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं हम ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। पहली बार इसे 2006 में मनाया था। तो दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 10 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि नागपुर में 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को हम ये वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। अब ध्यान देना, वर्ल्ड हिंदी डे है ये 10 जनवरी को। भारत में भी हम मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में, वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और वो 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोनों हो गए, दोनों याद रखना। वर्ल्ड हिंदी डे पूछेंगे तो 10 जनवरी, नेशनल हिंदी डे यानी कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर पर। फिर है, किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RORO सेवा को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने विधानसभा में घोषणा की है कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RORO सर्विस शुरू की जाएगी। RORO मतलब रोल ऑन रोल ऑफ। तो ये आपको याद रखना, ये देश की पहली है सोलर इलेक्ट्रिक RORO सर्विस। या RORO सर्विस क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं, इसके लिए मैंने एक ऑडियो भी तैयार कर दिया। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2-3 मिनट का वो ऑडियो होगा, जैसे आप उसे सुनेंगे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। फिर है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मैरिक गारलैंड को। अभी आपको पता है अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? जो बिडेन।
46 नंबर के हैं और वहां की पहली महिला उप राष्ट्रपति चुनी गई है। कौन? कमला हैरिस। अभी इन दोनों को वैसे टाइम मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना था। बाकी सुमोना गुहा, अभी जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी सुमोना गुहा को साउथ एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर बनाया। और एंटनी ब्लिंकेन ये वहां के नए विदेश मंत्री बने। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने ये। और मैंने आपको बताया था ये जितने भी भारतीय अमेरिकी हैं जिनके भी अपॉइंटमेंट हम पढ़ रहे हैं जो भारतीय मूल के हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे आपके लिए। अच्छा, भारत अमेरिका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करता है? अभी हमने मालाबार एक्सरसाइज किया था, वैसे उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी था। उसके अलावा वज्र प्रहार हम करते हैं। एक युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी होता है। टाइगर ट्रम्प भी हम करते हैं इसके साथ। फिर है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किस समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया? तो आंसर होगा तालिबान प्रतिबंध समिति, काउंटर टेररिज्म समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन है वो? चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस और रशिया है। और जो बाकी 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जो 2-2 साल के लिए बनते हैं। तो अभी भारत 2 साल के लिए बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें भारत 3-3 समितियों की अध्यक्षता कर रहा है। तालिबान प्रतिबंध समिति, काउंटर टेररिज्म समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। और अभी ये घोषणा की है टीएस तिरुमूर्ति ने। और ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन से 2 पॉइंट याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुतेरेस है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। फिर किस नगर निगम ने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया? तो आंसर होगा लखनऊ। थैला बैंक मतलब वो कपड़े के थैले आते हैं ना, तो वो आपको यूज करने हैं और वो आपको मिलेंगे 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक में। तो उसे यूज करो, प्लास्टिक की थैलियों को यूज मत करो। तो शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने ये थैला बैंक शुरू किया है। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया कई बार कि लखनऊ नगर निगम ने पैसा जुटाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड भी शुरू किए थे। और इस तरह से लखनऊ भारत का नवा शहर है और उत्तर भारत का पहला शहर है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू किए। अच्छा, म्युनिसिपल बॉन्ड को भारत में बढ़ाने के लिए एक कमेटी भी बनी थी सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में। अच्छा, अगर पूछे कि म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा था, तो आंसर करना बेंगलुरु। और इसी तरह से महाराष्ट्र का एक पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम है जिसने भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड भी शुरू किए थे। अच्छा बताओ, देश का पहला स्की पार्क ये कहां पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में बनेगा। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क आपका ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। और बाकी देश का पहला फायर पार्क ये बना है उड़ीसा में। फिर हाल ही में किसने यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लेक्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब जीता? तो आंसर होगा प्रेषा खेमानी। ये पुणे के 5 साल की बच्ची हैं प्रेषा खेमानी। और इन्होंने केवल 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों के नाम बताने के साथ साथ उनकी राजधानियों और झंडे को चिन्हित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। और उसी के लिए अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक में अपने अविश्वसनीय पराक्रम के लिए यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब इन्होंने जीता। बाकी देखो, समृद्धि कालिया का नाम न्यूज में था। ये दुबई की भारतीय मूल की बच्ची है। आपको याद होगा इन्होंने 3 मिनट के भीतर एक छोटे से बॉक्स में 100 योगासन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बाकी भारतीय अमेरिकी हैं गीतांजलि राव। इनको 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर चुना गया था। और डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। फिर किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शुभ्रा शर्मा को। तो हिमाचल प्रदेश की हैं ये डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, जिनको अभी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। और डॉक्टर शुभ्रा को यह पुरस्कार हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनके अहम योगदान के लिए उनको चुना गया। बाकी हेमंत कुमार, डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 मिला इनको। और रवीश रंजन शुक्ला रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 मिला था इनको। फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। तो देखो, हर साल 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य है भारत में सड़कों और स्ट्रीट्स को सुरक्षित बनाना। और इस साल हम 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। और इसकी थीम मैंने आपको बताई, सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली।
फिर है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और ये 51वां इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे होगा? ये गोवा में। और याद रखो इसके जो निर्णायक मंडल हैं उसके चेयरमैन कौन होंगे, यानी कि चेयरमैन ऑफ ज्यूरी पाब्लो सेजर होंगे। ये अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना वही जिसने अभी मिलेनियल टैक्स भी लगाया था अपने अमीर लोगों पे। और इस प्रश्न का उत्तर तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश होगा इसका फोकस कंट्री। फोकस कंट्री मतलब क्या होता है? तो मतलब जो भी फोकस कंट्री होता है उस देश की सबसे ज्यादा फिल्में दिखाई जाती है, मतलब उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल देखो ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। और टका इसकी करेंसी है। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और उनकी पार्टी का नाम आवामी लीग पार्टी है। फिर है किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने राज्य में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए एक भ्रमण सारथी योजना शुरू की। असम की कैपिटल दिसपुर है और सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। फिर है अभी मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन एको नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा कोनसम हिमालय सिंह ने। और अभी इस बुक को मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने रिलीज किया और इसे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह ने। बाकी आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखा इन्होंने। और जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा नाम की बुक लिखा। डॉक्टर शिव थानु पिल्लई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नाम की बुक लिखी। फिर है अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में एक सार्वजनिक शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया गया? तो आंसर होगा ठाणे। तो अभी मुंबई के ठाणे शहर में एक सार्वजनिक शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा इसी से रिलेट करके आपको बताऊं तो पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना था? स्कॉटलैंड बना था। और अभी ब्रिटेन ने भी टेम्पॉन टैक्स को समाप्त कर दिया, मतलब महिलाओं के जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर जो 5% वैल्यू एडेड टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया। उसे टेम्पॉन टैक्स बोला जाता था। किसने? ब्रिटेन ने। तो ये भी चीजें आप लिंक करके याद रख सकते हैं यहाँ से। फिर है हाल ही में किसने सैनिकों के लिए हिम तापक हीटिंग डिवाइस जिसे कहेंगे बुखारी इसको बनाया है? तो डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने उन सैनिकों के लिए जो लद्दाख सियाचिन और इसी तरह से ऊंची जगहों पर रहते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, तो उनके लिए डीआरडीओ ने हिम तापक हीटिंग डिवाइस जिसे बुखारी कहेंगे, उसके अलावा स्नो मेल्टर्स जैसे कई प्रोडक्ट बनाए हैं। इसके अलावा डीआरडीओ ने लोकल क्रीम भी डेवलप की है जो कि ठंड के बैड इफेक्ट्स को रोकने में मदद करती है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना हुई। दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और ये जो जी सतीश रेड्डी है कार्यकाल इनका 2 साल के लिए बढ़ गया है। और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। फिर है बिंदु सागर सफाई परियोजना ये शुरू की अभी उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल गवर्नर हैं। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरों से भरी एक कॉफी टेबल बुक को किसने जारी किया? तो आंसर होगा आदेश गुप्ता ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरों से भरी एक कॉफी टेबल बुक को रिलीज किया गया और इस बुक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 और इसे तैयार किया है वरिष्ठ भाजपा नेता विजय जॉली ने और इसे लॉन्च किया दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जनवरी को। देखो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं और इस बार की थीम रही चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। अच्छा ये तो हो गया नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है, वो हम 12 अगस्त को मनाते हैं। दोनों की डेट सेम है, 12-12, महीना अलग है। नेशनल यूथ डे तो जनवरी में और इंटरनेशनल यूथ डे तो अगस्त में आता है। फिर है हाल ही में हुई ढाका मैराथन 2021 में भारतीय जिगमेट डोलमा ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा चौथा। तो भारत के लद्दाख से हैं ये जिगमेट डोलमा और इन्होंने भी हाल ही में हुई ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है।
और इस मैराथन में देखो मेंस कैटेगरी में बात करेंगे तो मोरक्को के हिचम लखोई पहले स्थान पे रहे, जबकि महिला वर्ग में केन्या की एंजेला जिम असंडे ये पहले स्थान पे रही। फिर है नील शीहान का निधन हो गया। वो क्या थे? वो लेखक और पत्रकार थे। तो अभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील शीहान का निधन हो गया। उन्होंने 1962 से 1966 तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल टाइम्स के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया था और 1989 में अ ब्राइट शाइनिंग लाई, जॉन पॉल वॉन और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और नेशनल बुक अवार्ड भी जीता था। बाकी एक दो नाम मैं आपको और बताता हूं, जैसे अभी मशहूर खगोल भौतिकविद यानी कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का भी निधन हुआ और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। बाकी वैसे पद्मश्री से सम्मानित तेलुगु पत्रकार तुर्लापति कुटुंबा राव का भी अभी निधन हुआ। तेलुगु पत्रकार थे ये। फिर सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। नाम क्या है उनका? अग्नेस केलेटी। तो अभी सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन अग्नेस केलेटी ने अपना अभी 100वां जन्मदिन मनाया है और वे अपने देश की सबसे सफल ओलंपियनों में से एक है, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में हंगरी के लिए 10 पदक जीते थे और वो 35 वर्ष की उम्र में ओलंपिक खिताब जीतने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला जिम्नास्टिक भी बनी थी। तो इनका नाम याद रखना, हंगरी से थी ये और ये एक जिम्नास्टिक थी। बाकी देखो ओलंपिक की बात है तो आपको याद रखना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और उसके प्रेसिडेंट थॉमस बक है। आपको बताइए कौन से ओलंपिक कब कब होने हैं? जैसे कि 2020 वाला तो अब होगा 2021 में टोक्यो ओलंपिक, वो समर ओलंपिक था। फिर 2022 वाले विंटर ओलंपिक होंगे बीजिंग चाइना में। के बाद 2024 को जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। फिर 2026 वाले इटली में होंगे और 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे। बाकी सादर जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर डे क्रो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने थे और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने। फिर अभी किस देश ने जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी सऊदी अरब ने एक इको सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन यानी कि एमिशन होगा। तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके अनुसार 170 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित शहर को द लाइन कहा जाएगा और इसमें रोजाना की जो सभी जरूरतें होती हैं जैसे कि स्कूल, दवाइयाँ, क्लिनिक, ये 5 मिनट की दूरी पर होंगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित ट्रांसपोर्ट भी होगा और कोई भी यात्रा 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। देखो सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसकी रियाद है, जहां पे 2020 का G20 समिट हुआ था। करेंसी रियाल है, तो ये आप याद रखना। फिर है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो ये लिखा है SY कुरैशी ने, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा, वैसे वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा है। बाकी कौनसम हिमालय सिंह, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन एको। आर गिरिधरन द राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखी और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना अ बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक लिखी थी। फिर है बिम्स्टेक के महासचिव कौन बन गए? तो आंसर होगा तेंजिन लेकपेल और ये कहां से हैं? ये भूटान से हैं। बाकी देखो बिम्स्टेक की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। बाकी अलेक्जेंडर एलिस भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने। मारा गोमेज ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी, अर्जेंटीना से हैं। और दुअर्ते पचेको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष बने। फिर है अभी पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा लेह में। तो अभी लद्दाख के लेह में जो नुब्रा घाटी है वहां पे पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। देखो लेह की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये। अच्छा देखो, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं
और आप याद रख सकते हो कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन लद्दाख के कारगिल में ही शुरू हुआ है। और अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल, ये भी याद रखो। और लद्दाख की जो तसूकर झील है वो भारत की 42वीं रामसर साइट बनी है। और आज तक भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं तो ये भी याद रखो, 42 है। फिर है भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। वेनेडियम ये एक उच्च मूल्य का धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। और अभी इसके भंडार मिले अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और वैसे वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा चाइना में। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको बताऊं कि अभी भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज भी की है। कहाँ पे? कर्नाटक के मांड्या जिले में। और बताओ पहली बार लिथियम की रिफाइनरी कहाँ पे लगाई जाएगी तो आंसर होगा गुजरात में। लिथियम रिफाइनरी पार्क स्थापित किया जाएगा गुजरात में। फिर हाल ही में ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र कोप 26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया तो आंसर होगा आलोक शर्मा को। अच्छा, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 समिट ये पहले नवंबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में होगा। और कहाँ पे होगा? ग्लासगो में। और अभी ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र कोप 26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा को नियुक्त किया है। तो आपको ये याद रखना है। और कहाँ पे होगा ये भी याद रखना है, ग्लासगो में होगा। ये स्कॉटलैंड में है और स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। और वैसे स्कॉटलैंड से एक व्यक्ति भी न्यूज में रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट है वो, डगलस स्टुअर्ट उनका नाम है। अभी उन्हें बुकर प्राइज भी मिला था उनके नोबेल शुगी बैन के लिए। बाकी शोभा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और सुबोध कुमार जायसवाल की बात करेंगे तो CISF के डायरेक्टर जनरल बने। बाकी सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने। अच्छा, फिर बताओ देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किसने किया? KVIC ने, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, जिसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। और अभी हमारे MSME मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये है देश का पहला गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट। फिर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। तो अभी PGI इंडोक्राइनोलॉजिस्ट विभाग के प्रोफेसर हैं ये डॉक्टर पिनाकी दत्ता, जिनको इंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। तो एंडोक्राइन के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला उनको ये सम्मान। बाकी शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 जीता था। हेमंत कुमार आप जान गए होंगे, DRDO ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और अभी डॉक्टर अमित केसरवानी की बात करेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। और गाइज, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। चेक कर लो, देखो एक बार वीडियो लाइक भी किया है या भूल जाते हो आप बार बार लाइक करना। और इसे हाँ शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, शेयर ही नहीं करते हो आप लोग तो आज के लिए इतना काफी है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।